चलिए बच्चों चालू करते हैं आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें जो है बोला गया है कि अपने पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब अंदर तक जो है चार्ज भरा हुआ है। तो इसका यहाँ पे रो डिफाइन होता है। रो का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम चार्ज, यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है इस तरह से। इसमें जो है कैपिटल आर उसकी रेडियस है, और हमें बोला गया है कि स्फीयर को एक प्लेन क्या करता है? कट करता है। तो एक स्फीयर को, एक 3D स्फीयर को एक प्लेन ऐसे कट करेगा तो जो इंटरसेक्शन पोर्शन होगा एक सर्कल बनेगा ऐसे, है कि नहीं? आपको दिख रहा है यहाँ पे। उस सर्कल का जो सेंटर है वो स्फीयर के सेंटर से r0 दूरी पे है। तो ये अपने को गिवन है। अपने को इस स्फीयर में से, कट किए हुए स्फीयर में से, सॉरी कट किए हुए सर्कल में से अपने को फ्लक्स निकालना है कि नहीं? मतलब बेसिकली क्वेश्चन इरिडो का ही है। उसमें बताया गया था कि अपने पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर को एक प्लेन क्या करता है? कट करता है। तो प्लेन तो सर्कुलर पोर्शन को ही कट करेगा स्फीयर के, है कि नहीं? उसमें से फ्लक्स बताइए, इस सर्कुलर पोर्शन में से फ्लक्स बताइए। तो ये करने का यहाँ पे अपने पास 2 मेथड है। तो पहला मेथड मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और जल्दी से आ जाता है, क्योंकि अपने को इस तरह से ट्रेनिंग होती है कोचिंग में, तो उस तरह से ये जल्दी से आ जाता है। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे, आप पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है कि एक चार्ज्ड स्फीयर है ना। चार्ज्ड स्फीयर जो होता है इसमें कैविटी नहीं है, कैविटी मत समझना, इमेजिनरी प्लेन है ये। इमेजिनरी प्लेन जो है कट किया है, तो इतने पोर्शन में से कितना फ्लक्स निकलेगा ऐसे अपने को पूछा है। वहाँ का वहाँ का चार्ज गायब नहीं किया है, वो चार्ज एग्जिस्ट करता है, बस वो एक सेक्शन दिया अपने को, सर्कुलर सेक्शन, उसमें से फ्लक्स निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपने को ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला होता है सिग्मा आर बाय 3 इप्सिलॉन नॉट। ये सबको पता है। व्हाट इज आर वेक्टर? आर मतलब सेंटर से एक रेडियस वेक्टर निकालते हैं हम लोग, सेंटर से पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, उस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, अपने को क्योंकि इस स्फीयर में से देखना है, तो स्फीयर के लिए मैं डिजाइन करता हूँ। देखो यहाँ से मैं x दूरी पे जाऊँगा और यहाँ पे एक रिंग पतला सा ऐसे इमेजिन करूंगा, जिसकी थिकनेस भी मेरे को लेनी पड़ेगी, तभी तो इसका एरिया बनेगा कुछ। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एरिया जरूरी होता है कि नहीं? तो ये जो है यहाँ पे मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक रिंग इमेजिन कर रहा हूँ, है ना। सेंटर से, सेंटर किसका? ये सेंटर C जो है किसका सेंटर है? ये अपने सर्कल का सेंटर है, जो कि इंस्क्राइब हुआ है प्लेन और इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर के कारण। तो यहाँ पे C सेंटर उस छोटे सर्कल का है, तो वही C सेंटर इस रिंग का भी होगा, है कि नहीं? तो x दूरी पे जाके dx थिकनेस वाली एक रिंग मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा dA इज इक्वल टू 2πx dx, है ना। ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हम जानते हैं। तो ये इसका एरिया होगा। अच्छा, यहाँ पे इसके सरफेस पे कहीं पर भी आप लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो ये सरफेस का पॉइंट ले रहा हूँ, चलो ये ले लेता हूँ लेफ्ट वाला, इधर r0 लिखा है क्योंकि। तो ये वाला पॉइंट अगर मैं लूँगा तो रेडियस वेक्टर ऐसे ड्रॉ होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर से। इसी रेडियस वेक्टर के अलाउंग क्या होती है? अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सबको पता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली, है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस कौन सा जरूरी है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को इस डिस्टेंस से मतलब है, ये गुलाबी वाला डिस्टेंस देख पा रहे हो आप लोग, ये वाला डिस्टेंस अपने को r का काम करेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है? तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये भी आपका इधर x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √r0² प्लस, ये कलर शायद दिखाएगा नहीं आपको, अंडर रूट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो गुलाबी वाला जो है √r0 का स्क्वायर प्लस x², ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये वाला r जो है उसमें ये हमने निकाल लिया यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। अच्छा, यहाँ पे एंगल भी बन रहा है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो थीटा एंगल पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे, एक जाएगा इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, जो हमारे काम का नहीं है, हमें आर पार जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और एक ऊपर जाएगा e cos थीटा, वो हमारे काम का है फ्लक्स निकालने के। क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरे एरिया के आर पार परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अपने पास ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का e cos थीटा कंपोनेंट जाएगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और cos थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से बड़े आराम से देख सकते हैं। cos थीटा कितना रहा है? देखो एडजेसेंट साइड जो है आपकी r0 है कि नहीं, और ये हो गया √r0² हाइपोटेनस प्लस x²। तो ये cos थीटा आपके सामने यहाँ पे है, ओके। तो ये भी है। तो e cos थीटा अपने को चाहिए, है ना। e cos थीटा ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इस शेडेड वाले एरिया के परपेंडिकुलर आर पार हो, उसी के प्लेन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स जो लिखूंगा मैं इस शेडेड एरिया के अंदर से, क्योंकि शेडेड एरिया कौन सा है? रिंग तो है लेकिन उसकी थिकनेस भी है, तो उसका एरिया होगा 2πx dx। उसमें से आर पार कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है? तो फ्लक्स कैसे लिखते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी चाहिए अपने को? e cos थीटा चाहिए। e sin थीटा हमारे काम की नहीं है, e sin थीटा आर पार नहीं जा रही, इन द प्लेन जा रही है, सॉरी विद इन द प्लेन है, अपने को प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए, e cos थीटा चाहिए। e cos थीटा इनटू एरिया कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया करते हैं हम लोग, सिंपल 2πx dx, ठीक है। तो ये अपना फ्लक्स आ गया। यहाँ से हम देख सकते हैं cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली डालेंगे cos थीटा की वैल्यू अगर हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल देते हैं ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, और आर की जगह वो डालना है अपने को। आर को टिकल अपना कहाँ गया भाई? आर कहाँ गया भाई? ये रहा, हाँ। तो अंडर रूट में r0² प्लस x², ये अभी तक मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में बेटा? e लिखा है। cos थीटा की वैल्यू आप लिखूंगा, ये r0 अपॉन फिर से वो अंडर रूट वाला r0² प्लस x²,
अंडर रूट कैंसिल होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। एनीवेज तो ये 2πx dx यहाँ पे आ जाएगा। जो कांस्टेंट है सब बाहर निकालो डी फाई के वैल्यू में। तो डी फाई की वैल्यू मेरे पास अल्टीमेटली क्या बच रही है, सब लोग देखो ध्यान से, कांस्टेंट सारे टर्म बाहर निकाल लेना। तो कांस्टेंट में क्या आ रहा है आपका 2πr0 रो, 2πr0 रो, ये सब कांस्टेंट है देखो, 2πr0 रो ये सब उड़ गया है ना। नीचे क्या है 3 एप्सिलॉन नॉट बचा है और यहाँ पे x dx बचा है। x dx मेरे काम का है ना। तो इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं इस छोटी सी रिंग से फ्लक्स निकाला हूँ, मेरे को तो पूरे सर्कल से निकालना है। तो 0 से r तक, 0 से लेके जो है ये रेडियस तक, ये रेडियस कितनी दी है अपने को, ये रेडियस शायद दी नहीं है यहाँ पे, है ना, ये रेडियस दी नहीं है बेटा, अच्छा दी नहीं, कुछ नहीं दी है रेडियस, तो इसके लिमिट डालने पड़ेंगे अपने को। तो ये रेडियस मेरे को निकालनी पड़ेगी पहले। कौन बताएगा रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस इस सर्कल की, ये पूरी रेडियस कितनी होगी। तो ऐसे जोड़ लो ना इसको, ऐसे जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका कैपिटल R, और ये आपका है ही सही क्या बोलते हैं r0 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ये रेडियस जो आएगी इस सर्कल की, इसको मैं क्या नाम दूँ, स्मॉल r बोल दूँ क्या, स्मॉल r का इस्तेमाल हुआ है क्या, और स्मॉल r का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे स्मॉल r बोलता हूँ इसको। तो हम लोग देख सकते हैं इस वाले सर्कल में, इस ट्रायंगल में ये वाला जो है आपका, ये फिर से कैपिटल R बन जाएगा। तो कैपिटल R स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, स्मॉल r स्क्वायर प्लस r0 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर माइनस r0 का स्क्वायर अंडर रूट में अगर लेंगे तो ये आपका स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। और मेरे को वही लिमिट लगाना है 0 से लेके स्मॉल r तक। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 2πr0 रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, फाई की वैल्यू लिख रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन x dx का 0 से लेके r तक। तो r की वैल्यू आपको ये वाली रखनी है, कहाँ गई r की वैल्यू निकाली थी मैंने, ये रही, ये r की वैल्यू रखनी है, लिमिट मिली है यहाँ पे। और इसका इस तरह से जो है इसका टोटल फ्लक्स अपने को निकल जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो क्योंकि ईरिडो का क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सारे क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ये हो गया मेथड 1, प्रॉपर इंटीग्रेशन करके, इमेजिन करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर जाती हुई होगी, उसका एक ही कंपोनेंट लेना है, सारे एरिया को कवर करना है, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया। अब इसका जो है थोड़ा सा अच्छा मेथड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट मेथड में यहाँ पे, नेक्स्ट मेथड में क्या करना है देखो सब लोग, यहाँ पे अपने पास एक स्पीयर दिया गया था, है ना, इसको फिल भी करना था। तो ये स्पीयर दिया था अपने पास, ओके। इस स्पीयर का जो है यहाँ पे अपने को सेंटर बोला गया था, ये सेंटर C है इसका, और रेडियस वगैरह दिए, सब कुछ दिया है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अपने को क्यों ना यहाँ पे, एक मिनट आपको मैं प्लेन बना के दे देता हूँ, वरना आपको प्लेन दिखेगा नहीं, इनफ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह से था ना वो प्लेन, चपटा कर दूँ क्या और थोड़ा, हाँ लंबा भी कर लेता हूँ, कहाँ बैठेगा, ठीक है यहाँ बिठा देते हैं। तो ये जो प्लेन था आपका, प्लेन कट कर रहा था ऐसे, उसके कारण सर्कल इंस्क्राइब हो रहा था, उसमें से अपने को फ्लक्स निकालना था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी खासी ज्योमेट्री बन तो रही है यार, यहाँ पे जो है एक कोन बन तो रहा है, तो बनने दो ना कोन को यार, क्या दिक्कत है कि नहीं। कोन बन रहा है ऐसे, है कि नहीं, ये पूरा ऐसे एक कोन बन रहा है देखो, ओके, यहाँ तक हो तुम लोग। इस कोन में अगर हम देखें तो गॉस लॉ लगा सकते हैं हम लोग, क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो इस क्लोन को एक सॉलिड सरफेस मानो और बंदिस्त मानो, मतलब सॉलिड सरफेस मतलब यहाँ पे इसका एक क्लोज्ड एंड है ऐसे, है ना। तो इस कोन में अगर हम देखेंगे तो हम लोग गॉस लॉ के अनुसार क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू द कोन इक्वल टू इनसाइड चार्ज ऑफ द कोन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोन से फ्लक्स मतलब कोन के सारे सरफेस एरिया से फ्लक्स, लेकिन कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें से फ्लक्स तो जीरो है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रेडियल निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सारी रेडियल निकल जाएगी। एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपकी, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपकी इस कर्व्ड सरफेस को अगर हम देखेंगे, मैंने ये लाइन तो इस वाले सरफेस से निकल गई, येलो वाले, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के अलोंग ही सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जाएगी, मतलब कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स आपका जीरो है। तो फ्लक्स थ्रू द कोन में, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस हम लिख सकते हैं प्लस फ्लक्स थ्रू द ये सर्कल, ऊपर का जो सर्कल बन रहा है येलो वाला, शेडेड वाला, इससे टोटल फ्लक्स आ जाएगा। बट ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, तो फ्लक्स थ्रू द सर्कल आपको क्या बन जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कैसे निकालेंगे इनसाइड चार्ज, बड़ा सिंपल है यार, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया ना अपने को, ये जो है इतना डेंसिटी अपने को दिया है कि नहीं। तो अपन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे तो आपको डायरेक्टली क्या आ जाएगा, इनसाइड चार्ज आ जाएगा, ओके। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कोन करेंगे तो इस कोन के अंदर कितना चार्ज है अपने को आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब बताइए कितना इसका जो है वॉल्यूम होता है कोन का, है ना, पायर स्क्वायर 1/3 पायर स्क्वायर है, आप सब जानते हो वॉल्यूम निकालना। तो इस तरह से आप डेंसिटी से कोन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके लिए कुछ डेटा यहाँ पे गिवन होना चाहिए, दिया भी उन्होंने, ये डिस्टेंस उन्होंने क्वेश्चन में दिया था r0 मतलब कोन की हाइट आ गई, ये डिस्टेंस भी हमने अभी कैलकुलेशन करते वक्त r निकाला था, देखो लास्ट स्लाइड पर निकाला था, ये रहा आपका r, है कि नहीं। तो कोन का सरफेस एरिया पता है पायर स्क्वायर वगैरह 1/3 पायर स्क्वायर चाहता है ना। तो इस तरह से आप करके यहाँ पे Q इनसाइड की वैल्यू निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लेना, और यहाँ डाल के फिर आपको डायरेक्ट फ्लक्स थ्रू द सर्कल मिल जाएगा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है, आपको क्लिक कर जाए, आप एक कोन मान के यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी ईरोडो बुक से है। यहाँ पे क्या बोला गया देखो, 2 पॉजिटिव चार्जेस Q1 and Q2 आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स विद रेडियस वेक्टर्स R1 and R2, उनका पोजीशन वेक्टर दिया है। फाइंड द रेडियस वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, फाइंड द नेगेटिव चार्ज Q3 ऑफ रेडियस वेक्टर R3 ऑफ द पॉइंट एट विच इट हैज टू बी प्लेस्ड फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द 3 पार्टिकल्स विल बी 0। मतलब तीसरा चार्ज ऐसे रखना है कि सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पढ़ तो लिया, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो सब लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे अपने पास क्या है देखो, बोला गया है कि एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस है मान लो, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं। यहाँ पे एक चार्ज है मान लो Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज है कोई मान लो Q2 है। इनके पोजीशन वेक्टर अपने को दिए हैं, इस वाले का पोजीशन वेक्टर दिया है R1 और इस वाले का दिया है अपने पास R2। तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, इनके बीच में कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज रखना है Q3 नाम का, इस तरह से रखना है कि सब कुछ क्या आ जाए, रेस्ट पे आ जाए। तो इतना तो सेंस है अपने को कि कोलिनियर होना चाहिए सब कुछ, तभी तो जो है रेस्ट सब कुछ रेस्ट पे आएगा। तो इसी लाइन के ऊपर जो है अगर हम लोग रखेंगे चार्ज तीसरा वाला, तो ही जो है रेस्ट पे आ सकता है। क्योंकि इस लाइन पे अगर हमने Q3 लग दिया कहीं पे इस जगह पे इस तरीके से रख दिया, तो क्या होगा, इसके ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि Q3 नेगेटिव चार्ज है, ऐसे अट्रैक्टिव लगेगा, इसी लाइन के ऊपर अट्रैक्टिव लगेगा, कट सकता है, फिर 0 आ सकता है ना। और ये रेस्ट पे आएगा तो सब मतलब तीनों रेस्ट पे आना चाहिए, तो ये भी तो रेस्ट पे आना ही चाहिए। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि कोलिनियर होने के लिए इसी लाइन के ऊपर Q3 को रखना पड़ेगा। अच्छा, Q3 का पोजीशन वेक्टर अपने को कितना दिया है, Q3 का पोजीशन वेक्टर अपने को दिया है R3। तो ये सब यहाँ पे डेटा अपने को गिवन है। तो अभी अपने को कुछ डिस्टेंस वगैरह पता नहीं यहाँ पे, तो मैं इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को A बोल देता हूँ और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को B बोल देता हूँ, ऐसे नाम रख रहा हूँ कुछ भी अपने मन से। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार तीनों जो है एक लाइन पे तो आ गए, बट तीनों के लिए अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे सब कुछ इनका बैलेंस है, मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वल होना चाहिए। Q3 ने Q1 पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इनके बीच में और इनके बीच में जो अट्रैक्टिव लगेगा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C Q1 Q3 इनके बीच का फोर्स लिख रहा हूँ, इन दोनों के बीच का C Q1 Q3 बाई A स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इनके बीच का फोर्स अभी C Q2 Q3 अपॉन B स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन C और क्या बोलते हैं Q3 उड़ा सकते हैं दोनों जगह से। तो मेरे पास क्या आएगा, एक Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, A बाई B का होल स्क्वायर। तो ये एक रेशो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आ चुका है, ठीक है, ये पहली बात हो गई। अच्छा, थोड़ा सा इसको देख के आपको सेक्शन फॉर्मूला या फिर ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो आपका A:B रेशो में डिवाइड हो रहा है। देखो ना, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं नाम देता हूँ ABC लाइन। देखो AC लाइन जो दिख रही है आपको, AC लाइन को जो है B पॉइंट आपका A:B रेशो में डिवाइड कर रहा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। एंड दैट इज वाई मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो R3 आपका पोजीशन वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूँ, फॉर्मूला याद है आपको कैसे करते हैं हम लोग, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला आपको याद होगा है ना। कोऑर्डिनेट वाइज लिखता हूँ, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, ऐसे देखो, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो हम लोग ये फॉर्मूला में कैसे लिखते थे, याद करो, x कोऑर्डिनेट के लिए हम कैसे लिखते थे, यहाँ पे हम लोग लिखते थे x बराबर ये मिड पॉइंट है, जो कि ये मिड पॉइंट तो नहीं है, ये जो पॉइंट है A:B रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो x को हम लोग क्या लिखते थे, ये जो x कोऑर्डिनेट इसको क्या लिखते थे बोलो ना, A से हम लोग x2 मल्टीप्लाई करते थे, AX2 प्लस हम लोग क्या करते थे, क्या बोलते हैं, B से हम लोग x1 को मल्टीप्लाई करते थे, BX1 अपॉन A प्लस B, ऐसे लिखते थे ना हम लोग, है कि नहीं। मैथ का अपने को इतना आता है। अब जो है इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट x की जगह R3 को लिखता हूँ मैं। R3 वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, सब लोग ध्यान से देखना। R3 वेक्टर के लिए मैं लिखूंगा अपने A से मल्टीप्लाई करूंगा मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 को, तो A इंटू R2 है कि नहीं, प्लस इधर वाला कितना है B है ना, B से मैं कर दूंगा R1 को, B इंटू R1 अपॉन यहाँ पे अपन करेंगे R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, है कि नहीं, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये R3 आपका यहाँ से आ जाएगा, ओके, R3 आ जाएगा ना, क्योंकि आपने को R1 R2 क्वेश्चन में गिवन है, तो R3 की जगह हमने ढूंढ ली है ना, ये आ जाएगा। अब इसमें आप बोलोगे सर A और B कहाँ लिखे आपने, A और B तो नहीं लिखा आपने, A और B यहाँ से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखना। A और B के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अच्छा और कुछ कर सकते हैं हम लोग, A और B का रेशो अपने को पता है, तो A बाई B का रेशो कितना है अपने पास, रूट में Q1 अपॉन रूट में Q2 के बराबर है कि नहीं, रेशो आ चुका है अपने पास। तो इसकी वैल्यू को हम लोग सपोज K मान लेते हैं, है कि नहीं, इसकी वैल्यू को K मानेंगे तो रेशो की वैल्यू अगर K है तो K भी जरूरत नहीं एक्चुअली, अपने को यहाँ पे क्या करना क्या है, देखो ना, R1 प्लस R2 वेक्टर तो अपने पास है ही सही, है कि नहीं, R1 प्लस R2 वेक्टर अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। R1 R2 तो अपने को गिवन डेटा में है, बस A और B अपने को जो है नहीं गिवन डेटा में है, बट उसका रेशो अपने पास है कि नहीं, उसका रेशो क्या अपने पास अवेलेबल है कि नहीं। तो उसमें एक और इक्वेशन लाने के लिए, क्योंकि रेशो के लिए तो A और B सेपरेट निकालने हैं, एक इक्वेशन A और B में आ चुकी है, एक और चाहिए A और B में, तो A और B निकाल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, हमें इतना पता है कि सब कुछ रेस्ट पे है, तो Q3 तो रेस्ट पे आज मतलब था, इसलिए तो हमने ये इक्वेशन लिखा और आगे रेस्ट वगैरह निकाल लिया। अब Q1 की बारी, Q1 को भी रेस्ट पे लाने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q1 और Q3 में कितना फोर्स होगा, Q1 के ऊपर लगने वाला फोर्स, Q1 और Q3 की वजह से कितना आएगा, C Q1 Q3 अपॉन A स्क्वायर। ये फोर्स किसने किस पे लगाया, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3।
इट मस्ट बी इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, क्योंकि ये भी तो रेस्ट पे है। तो Q1 Q2 में कितना होगा, C(Q1 Q2) अपॉन A प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा ये, है कि नहीं। तो यहाँ से C और आपका Q1, C और Q1 खत्म हो जाता है, मेरे पास Q3/Q2 का रेशो आ चुका है, वो आ चुका है A अपॉन A प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q3/Q2 अगर मैं रूट में ले लूँ पूरा तो यहाँ पे आ जाएगा, या उल्टा करके लिख लेता हूँ, इसको उल्टा करके लिख लेता हूँ, Q2/Q3 लिखता हूँ, क्यों क्यों कर रहा हूँ देखो, अभी रूट में लेके लिखता हूँ। तो यहाँ पे A प्लस बी अपॉन ये आ जाएगा, इसी का मतलब 1 प्लस B/A आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी रूट Q2/Q3 से, और B/A की वैल्यू यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग Q1 Q3 Q2 में सब कुछ में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ से फिर अपन A और B, क्योंकि A और B दो अननोन है अपने पास और दो इक्वेशन आ चुकी है, इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 Q3 A और B निकाल के यहाँ पे डाल के अपने का आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा तीसरा वाला। क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर मूविंग इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस है मतलब ग्रेविटी का कोई टेंशन नहीं, आइडेंटिकल चार्जेस मतलब दोनों का चार्ज सेम है वगैरह वगैरह। व्हेन दे आर 60 सेंटीमीटर अपार्ट, देयर वेलोसिटी वेक्टर्स इक्वल इन मॉडुलस, दोनों का वेलोसिटी सेम लेना है, u ले लेते हैं, एंड मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग देम एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में आपको दिखाऊंगा, इफ एट दिस इंस्टेंट देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जब डायग्राम में आपको दिखाऊंगा उस वो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, उन दोनों की बेसिकली, और किसकी बोला है, हाँ देयर मतलब सिस्टम की, दोनों की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली, इक्वल होने वाले हैं। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन देम। तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे मेंशन्ड है। तो कहाँ है इसका डायग्राम, तो इसका डायग्राम हम दिखाएंगे आपको, ये रहा। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, अपने पास 60 सेंटीमीटर का गैप है, दो इक्वल चार्ज है, इसका भी चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है, दोनों की स्पीड भी इक्वल बोली गई है, u मान लेते हैं, उसको दिया नहीं था, u मान लेते हैं। तो ये सब यहाँ पे है। अब हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, u स्पीड से मूव कर रहे हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी होगा। तो इस समय इनके ऊपर जो है इक्वल चार्जेस है ना, तो यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगा रिपल्शन, और इस पर भी रिपल्शन लगेगा, मतलब ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे रिपल्शन की वजह से। तो इनका ट्रैजेक्टरी कैसा होगा आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर ही सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरह से ये इस तरह से जाएंगे, बेसिकली थोड़ा सा गंदा हो गया ये, तो इस तरह से जाके कहीं ना कहीं ऐसे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, नाराज हो रहे देखो एक दूसरे से, है कि नहीं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के एकदम क्लोजेस्ट अप्रोच पे होंगे, उसके बाद तो उनका पाथ फिर यहाँ से ऐसे दूर जाएगा, है कि नहीं, फोर्सेस की वजह से। तो अपने को ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने को ये वाला पॉइंट जब उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम था, क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस हम जिसको बोलते हैं वही है ये। तो ये डिस्टेंस अपने को निकालना है, इसको मैं r बोल देता हूँ, r तो इसको बोल दिया, इसको मैं r0 बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसको r0 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं हम लोग, इनिशियली आप देखो ये भी u है, ये भी u है, एंगल 45 है। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है देखो, इसकी भी स्पीड u है, इसकी भी स्पीड u है। तो आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो आएगी वो आपकी u ही आएगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, है कि नहीं, क्योंकि ये और ये कंपोनेंट उसमें क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है कि नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ होगा तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी आपकी कितनी आने वाली है, u ही आने वाली है। मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे डाउट आ रहा है, रुको, u आएगी कि u/√2 आएगी, पता नहीं, u/√2 आएगी शायद, हाँ u/√2 आएगी। कंपोनेंट करेंगे ना, u/√2 का ये मोमेंटम का कंपोनेंट, ये मोमेंटम कट जाएगा, वर्टिकल मोमेंटम बचेगा फाइनली, और वही सेंटर ऑफ मास के पास जाता है कि नहीं मुझे पता नहीं क्यों डाउट ही आ रहा है, हाँ सही है। तो u/√2 सेंटर ऑफ मास की स्पीड आएगी। कैसे निकाल सकते हो आप लोग, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला से, v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1v1 इन y डायरेक्शन प्लस m2v2 इन y डायरेक्शन अपॉन m1 m2 करो, ये आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड ये है, और सेंटर ऑफ मास की स्पीड चेंज नहीं होने वाली, बताओ क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, इंटरनल इनके बीच का रिपल्शन है। तो फाइनली भी जब यहाँ पहुंचेंगे तो आप डायग्राम से देख सकते हो कि इसके पास जो है दोनों की स्पीड इक्वल होने वाली है, क्योंकि सिमेट्री है। तो इसकी भी स्पीड होनी चाहिए u/√2 और इसकी भी स्पीड होनी चाहिए u/√2, तभी सेंटर ऑफ मास की स्पीड u/√2 रहेगी। और इसकी हॉरिजॉन्टल अप्रोच एक दूसरे की तरफ वाली स्पीड यहाँ पे कटने वाली है ना। यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा, u/√2 इधर आएगा ना, और ये भी u/√2, है कि नहीं। तो ये u/√2 तो घटता जाएगा आपका रिपल्शन की वजह से, एक टाइम पे 0 हो जाएगा, उसी वक्त आपका सेपरेशन मिनिमम होगा। और ये दोनों की स्पीड यहाँ पे u/√2 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की जो स्पीड आएगी वही सेंटर ऑफ मास की आएगी। सेंटर ऑफ मास की u/√2 आ रही थी, वो चेंज नहीं हो सकती, फाइनली भी वही रहेगी। इसका मतलब दोनों की इंडिविजुअल स्पीड भी u/√2 ही होगी। तो यहाँ पे हम लोग ने ये सब एनालिसिस जो है कर लिया है थोड़ा सेंटर ऑफ मास से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी ध्यान से देखना, इनिशियली क्या बोला था, इनिशियली एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई थी, इनिशियली उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल था। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m(u²), और उसकी भी कितनी है, हाफ m(u²), इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल हो जाएगी फिर m(u²). और पोटेंशियल एनर्जी जितने का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इज गिवन बाय C(Q1 Q2)/r, है कि नहीं। तो C(Q1 Q2) मतलब C(Q1 Q2) तो यहाँ पे Q² आ जाएगा, अपॉन r मतलब ये 60 मतलब ये r आ जाएगा, इस तरह से। तो इनिशियल डेटा के अनुसार अपने को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इक्वल दी गई थी, तो यहाँ पे निकाल लिया हमने। अब क्या करें भैया,
अब जो है हमने क्या बोला कि यहाँ से स्टेट 1 ये इनिशियल डायग्राम है यहाँ पे देखो, और ये फाइनल सीन है, इसके बीच में एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। कोई डिसिपेटिव फोर्स तो यहाँ पे है नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, है कि नहीं, तो उस तरह से हम करेंगे। अब एक बात आप समझ रहे हो कि पहले चार्ज का सेपरेशन जो था 60 था, बाद में कम हुआ होगा, है कि नहीं, मतलब वो चार्जेस पास आ चुके हैं। पास आने के कारण पोटेंशियल एनर्जी आपकी बड़ी होगी, इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन बढ़ गया ना, पास आ गए, पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी बड़ी होगी, मतलब काइनेटिक घटी होगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, ताकि एनर्जी रहे कंजर्व। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, लॉस है भैया, और गेन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो इस तरह से यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमने लिखी थी, हाफ एम यू स्क्वायर को दोनों को ऐड करेंगे तो सिर्फ एम यू स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, ये हाफ एम यू स्क्वायर तो एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओके, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ अपने पास स्पीड कितनी बची है, u/√2 बची है, तो इस एक की एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम इसका स्क्वायर मतलब भाई कितना है भैया, है ना, तो ये 2 है, तो 1/4 एम यू स्क्वायर एक मास की है, तो दोनों के ऐड करके हाफ एम यू स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर ये सिस्टम की दोनों की मिला के फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एक की कितनी है 1/4 एम यू स्क्वायर, इसकी भी कितनी है 1/4 एम यू स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 1/2 एम यू स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास एक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, तो फॉर्मूला वही है सी Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन R, ये R यहाँ पे R0 है फाइनली, माइनस सी क्यू स्क्वायर, और फिर से यहाँ पे इनिशियल आर कितना है आपका 60 है, जो कि आर है बेसिकली। तो इस तरह से हमने लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ कर सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा, देखो इन दोनों को सॉल्व करो ना, ब्लू वालों को, तो ये एम यू स्क्वायर ही बचेगा, एम यू स्क्वायर बाई 2 बचेगा, सॉरी आधा चला गया, एम यू स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे अपन कॉमन लेते हैं सी क्यू स्क्वायर, तो बचेगा मेरे पास 1/r0 माइनस 1/r। यहाँ से अपन सी क्यू स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं एम यू स्क्वायर आर, यहाँ पे डाल दो एम यू स्क्वायर आर ब्रैकेट में 1/r0 माइनस 1/r, इधर भी कितना है एम यू स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ से एम यू स्क्वायर नमस्ते हो जाता है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तो आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है बेटा, 1/2 बराबर ये मल्टीप्लाई करो r/r0 माइनस 1, तो इधर जाएगा 3/2 इक्वल टू r/r0। तो यहाँ से r0 चाहिए ना अपने को, r0 की वैल्यू आ जाएगी 2r/3 मतलब 2/3 ऑफ 60 विच इज़ 40 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको ये बात, 40 सेंटीमीटर अपना r0 डिस्टेंस आता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चालू करते हैं सीरीज में। तो ये भी एक इरिडो बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पे अपने को एक कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं और उसके बीच में जो है चार्ज कैपेसिटर है, उसके बीच में E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। कैसे कर रही होगी E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, तो मान लो इसके ऊपर चार्ज होगा ऐसे प्लस प्लस, ये सब क्वेश्चन में दिया नहीं है वैसे आगे का, जो इतना ही दिया है बस, मतलब है ना कि भाई E0 फील्ड है और कैपेसिटर है। मान लो कि यहाँ पे चार्जेस हैं ऐसे, ओके चार्जेस हैं ऐसे, तो यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ प्लस Q माइनस Q वगैरह इस तरह से होगा, और ये डिस्टेंस अपने को D दिया गया है ऐसे मानो, है ना, ये सब मैं खुद से मन से मान रहा हूँ, ओके। आपने को क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इतना अच्छा कैपेसिटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, चार्ज है, उसके अंदर E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। E0 को कैसे लिखते हैं वो आपको पता भी होना चाहिए, है ना, Q/A इप्सिलॉन नॉट, ये पता है ना सबको, Q A मतलब इस प्लेट का एरिया जो लेते हैं ना हम लोग, एरिया ये वाला एरिया होता है वो, है ना, तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट बेसिकली, Q/A सिग्मा, A मतलब एरिया ऑफ द प्लेट। तो इस तरह से हम E0 को लिख भी सकते हैं बाय द वे। तो ये सब जो है येलो कलर से लिखा है मैंने, वो मैंने खुद से लिखा है क्वेश्चन में, बस अपने को E0 नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर है ऐसे दिया था। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि उन्होंने क्या कर दिया, हाफ ऑफ द D मतलब आधा प्लेट इस्तेमाल किया, तो D का हाफ ही होगा। तो यहाँ पे जो है ये D/2 डिस्टेंस जो है इन्होंने कैपेसिटर से भर दिया, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जिसको बोलते हैं K है कि नहीं। तो वो आधे में एयर है अभी भी, ये तो पूरा एयर था स्टार्टिंग में, यहाँ आधे में एयर है और आधे में क्या है अपना K है, K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कोई तो मटेरियल है। तो इस सिचुएशन में ये ऐसा हुआ, मतलब अपने जो आइसोलेटेड कैपेसिटर था उसमें हमने क्या घुसा दिया है, आधे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। इसको करने के भी 2 केस हैं, है ना। किस तरह से उन्होंने किया है, ये जो चेंज उन्होंने किया है वो एक पार्ट में उन्होंने किया है कीपिंग V कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज कैपेसिटर का चेंज नहीं होने दिया, मतलब बैटरी से कनेक्टेड होगा। और दूसरे वाले में क्या किया है, कीपिंग चार्ज कांस्टेंट ऐसे बोला है उन्होंने, है ना। चार्ज कांस्टेंट कैसे रहेगा, बैटरी से मत जोड़ो, आइसोलेटेड रखो,
है ना, बाहर से चार्ज कहीं आएगा नहीं, मतलब अंदर का अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग तरीके हैं, एक बार बैटरी से जोड़ के ये चेंज करना है, एक बार आइसोलेटेड रख के ये चेंज करना है। तो दोनों केसेस में इसके अंदर जो इनिशियली इनॉट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो दोनों केसेस में फाइनली आपकी जो है यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है दोनों पार्ट में, वो अपने को निकालना है। मतलब यहाँ पे मान लो इस पार्ट में E1 है हवा में, और ये जो भी है ये चीज़ इसमें मान लो E2 है। तो दोनों की वैल्यू E1 और E2 की वैल्यू अपने को निकालनी है आफ्टर द चेंज इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द टू गिवन केसेस। तो E1 E2 की वैल्यू आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ E0। ओके, हाफ हाफ वर्थ ऐसे बोला गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया यूडो का क्वेश्चन है। तो हम लोग पार्ट ए पे फोकस करेंगे। पार्ट ए के अनुसार वोल्टेज कांस्टेंट रखा था, मतलब हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ी सी बैटरी है 20 वोल्ट की, और ये जो कैपेसिटर है इधर वाला, ये गुलाबी वाला, इसको मैं तोड़ देता हूँ दो हिस्सों में, मतलब आधा आधा कर देता हूँ ऐसे, और नीचे भी एक पार्ट हम डाल देंगे इसमें इस तरीके से। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये जो दो आधे आधे हिस्से किए ना उन्होंने, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद एक एयर का हिस्सा हो गया और एक नीचे वाला डाइलेक्ट्रिक का हिस्सा हो गया, दोनों सीरीज में है। तो इसको मैंने अलग अलग C1 C2 के हिसाब से दिखा रहा हूँ इसको, है ना। तो इस पार्ट की कैपेसिटी और इस पार्ट की कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगी, मटेरियल अलग है कि नहीं। डिस्टेंसेस मात्र d/2 है ना। ये जो प्लेट सेपरेशन है यहाँ पे d/2 है, और यहाँ पर भी क्या है d/2 है। और क्योंकि बैटरी से वोल्टेज V कनेक्टेड है अपना, मतलब V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है पूरा सिस्टम, तो वोल्टेज सेम रहेगा। मतलब इस पूरे पार्ट का रिजल्टेंट का, मतलब इसका एक ओवरऑल बेसिकली वोल्टेज पहले अगर V था तो बाद में भी V ही रहने वाला है। पहले वोल्टेज क्या बोला मैंने, V था तो बाद में भी V रहने वाला है ना। इनिशियली भी बैटरी से कनेक्टेड था, फाइनली बैटरी से कनेक्टेड है, टोटल वोल्टेज V रहने वाला है, चार इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब है। अब जो है यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ की कैपेसिटी हम कितनी लिख सकते हैं, यहाँ की कैपेसिटी लिख सकते हैं आप। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू एरिया इप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यही तो है। एरिया तो वही रहा है ना, यहाँ पे सीरीज में, मतलब एरिया तो सेम रहे, बस डिस्टेंस चेंज हो गए, D आपका आधा हो गया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी पहले वाले की। 2 कहाँ से आ गया, d/2 है ना, इनका सेपरेशन d/2, 2 ऊपर चला गया फॉर्मूला के अनुसार। और यहाँ पे क्या होगा 2A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, क्योंकि मीडियम क्या आ गया ना इसमें, है कि नहीं। बाकी सब सेम है, ज्योमेट्री सेम है, बस इसमें मीडियम क्या है आपका, इसमें मीडियम आपका ग्रे कलर का K भरा हुआ है, तो ये K लग जाता है ऐसे, है ना, इप्सिलॉन नॉट के साथ। तो दो अलग अलग कैपेसिटर अपने पास आ गए। ये कैपेसिटर अपना C1 है और ये कैपेसिटर अपना C2 है, आधे आधे भरे हुए हैं। इनको हमने सेपरेट सेपरेट देखना यहाँ पे चालू कर दिया। तो C1 है और C2 है। क्या निकालना है सर, तो अपने को कुछ नहीं करना है बेटा। ये E1 E2 मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E1 और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E2, ये अपने को निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बेसिकली पोटेंशियल निकालना है, इसका पोटेंशियल मिल जाएगा, इसका पोटेंशियल मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने को मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे सब लोग ध्यान से देखना। अब क्योंकि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए। क्या बोला मैंने, दोनों किसमें है, सीरीज में है, दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए। तो इसका चार्ज हम क्या लिखेंगे, चार्ज कैसे लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू C भी लिखते हैं हम लोग। तो इसका वोल्टेज जो है मान लो V1 है और इसका वोल्टेज जो है अपने पास मान लो V2 है। यहाँ V1 V2 से अपने V1 V2 मिलने वाला है, बट V1 V2 मान लिया। तो इसका चार्ज क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू C भी लिखते हैं ना। तो C कितना है बेटा, 2A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये क्या लिखा मैंने, C1 लिखा, C1 है ना। चार्ज इंटू वोल्टेज Q भी करेंगे ना हम लोग, C इक्वल टू QE, नहीं सॉरी Q इक्वल टू CV, क्या कर रहा हूँ मैं, Q इक्वल टू CV, कैपेसिटी इंटू वोल्टेज मल्टीप्लाई करना है। तो C1 V1 लिख रहा हूँ मैं, C1 V1 इक्वल टू C2 V2, ऐसे लिखना है बेसिकली मेरे को, C1 V1 इक्वल टू C2 V2, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है, दोनों सीरीज में है। अब C1 की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, 2A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V1 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 कितना बेटा अपना 2A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन D इंटू यहाँ पे V2 आ जाएगा। सही बात है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि V1 यहाँ पे ये तो कट गया, पूरा फैक्टर ही कट गया यार, ये तो है कि नहीं, 2 भी करा रहा है इसके साथ। तो V1 बाई V2 की मेरे पास वैल्यू, या फिर ऐसे लिखो सिंपल, V1 इज इक्वल टू K टाइम्स V2, है ना, इस तरह से हम बोल सकते हैं, V1 इक्वल टू K टाइम्स V2। अब जो है, अब देखो V1 प्लस V2 का सम V आना चाहिए, और ये V ओरिजिनल वाला ही था, क्योंकि ओरिजिनली बैटरी से कनेक्टेड था, ओरिजिनल कैपेसिटर ये भी बैटरी से कनेक्टेड था, टोटल वोल्टेज पहले भी V था, अभी भी टोटल ओवरऑल वोल्टेज V आना चाहिए, है कि नहीं। तो V1 प्लस V2 अगर मैं V कर दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, V1 प्लस V2 की वैल्यू V है, और यहाँ से V1 की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ KV2 प्लस V2 इक्वल टू V अगर हो जाए, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन K प्लस 1। तो ये मेरे पास V2 आया, और V2 को जो है K मल्टीप्लाई करने से V1 आ जाता है, तो इसी को हम K मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को V आ जाएगा, तो KV अपॉन K प्लस 1। तो इस तरह से मैंने V1 और V2 दोनों निकाल लिए हैं बेटा, और V1 V2 आ गए, मतलब अपना आंसर आ ही गया है। E1 E2 निकालना है, तो E1 कैसे निकालेंगे, देखो E1 हम निकालेंगे, E1 कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस सेपरेशन, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा V1 अपॉन सेपरेशन D/2 है, हर किसी का D/2 है, तो D/2 का ये ऊपर चला जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाता है 2/D इंटू V1, और V1 वो रहा, कहाँ गया V1 भाई, KV
अपॉन के प्लस वन, के वी अपॉन के प्लस वन। ओके, और मजे की बात क्या है, ये जो ई नॉट है इसको इस क्वेश्चन ए पार्ट के अनुसार इस ई नॉट को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई डी लिख सकते हैं। देखो है ना, ये ओरिजिनल जो कैपेसिटर था उसमें वोल्टेज वी था ना, तो वी बाई डी कर सकते हैं इसको। तो ये जो वी अपॉन डी दिख रहा है इसको आप उड़ा दो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2, ये वी बाई डी को तो ई निकला ना, 2k ई नॉट अपॉन के प्लस वन। तो ये खतरनाक आंसर आपका आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, मतलब E1 का आंसर आ चुका है। यहाँ पे पहले अगर ई नॉट था तो इस वाले पार्ट में छोटे में E1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2k ई नॉट अपॉन के प्लस वन, है कि नहीं। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा लंबा है, जस्ट मुझे लगता है मैंने सही किया है, बट एक बार बस मेरे को चेक करने दो। पता चला बहुत कुछ कर दिया और एंड में आंसर ही गलत आ गया। 2k ई नॉट अपॉन के प्लस वन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये हमने E1 का आंसर निकाल लिया है। इस तरह से अपन E2 निकाल सकते हैं। E2 कैसे निकालेगा बेटा, E2 यहाँ पे निकल जाएगा V2 अपॉन डी बाई टू करके, V2 अपॉन डी बाई टू, सेपरेशन डी बाई टू है, डी नहीं याद रखना छोटे कैपेसिटर का। तो 2 बाई डी यहाँ पर भी आ गया और V2 की वैल्यू यहाँ भर देता हूँ मैं। V2 की वैल्यू कहाँ गई, V2 की वैल्यू V अपॉन के प्लस वन, V अपॉन के प्लस वन। तो यहाँ से V बाई डी को फिर से अगर ई नॉट पुट कर देंगे तो 2 ई नॉट अपॉन के प्लस वन। तो इस तरीके से मेरे पास E2 भी यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरह से स्टार्टिंग में बस ई नॉट था, इस वाले कैपेसिटर में E1 आ गया, इसमें E2 आ गया, दोनों की वैल्यूज हमने ई नॉट के टर्म्स में निकाल दी है। तो ये हमने कैसे एज्यूम किया है, कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब ये डायग्राम है ना, मतलब इनिशियल कैपेसिटर जो था और जो फाइनल कैपेसिटर था उनमें जो है बैटरी एक ही लगी थी, वोल्टेज कभी चेंज नहीं हुआ था, है ना। ऑलवेज बैटरी वॉज कनेक्टेड, तो वोल्टेज तो भी होके रहेगा, बैटरी का काम ही वही होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने पार्ट ए में डिस्कस की, ठीक है। अब इसको मैं उड़ा देता हूँ, पार्ट बी की बारी है। पार्ट बी में भी वही निकालना है, E1 E2 ही निकालना है, सब कुछ वही निकालना है, लेकिन पार्ट बी का डायग्राम ही अलग होगा। पार्ट बी में केस ही अलग है ना बेटा। पार्ट बी में पता है क्या होगा, पार्ट बी में बोला जाएगा कि ओरिजिनल कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, इसका आपका जो है डायग्राम ही अलग होगा। क्या अलग होगा सर इसमें, कौन बताएगा। तो पहले वाले में क्या कांस्टेंट था बेटा, वोल्टेज कांस्टेंट था, दूसरे वाले में चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड कैपेसिटर बोलेंगे, मतलब चार्ज कहीं बाहर जाने के लिए जगह ही नहीं है, सर्किट ही नहीं बन रहा है। तो चार्ज जैसे था पहले चुपचाप वही बैठा रहेगा। तो पहले चार्ज इस प्लेट के ऊपर कितना था, Q था ना, तो अभी भी कितना रहेगा इस प्लेट के ऊपर, Q ही रहेगा। इस पे माइनस Q आ जाएगा, इस पे भी Q रहेगा, इस पे माइनस Q आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों तो है अभी भी सीरीज में, है कि नहीं, चार्ज कभी हिला ही नहीं, है कि नहीं। तो इस तरीके से है, चार्ज तो वही रहेगा। ये ओरिजिनल प्लेट है अपने, ये ओरिजिनल प्लेट है ये वाली, और ये सबसे नीचे वाली जो है, सबसे एंड वाली, ये ओरिजिनल प्लेट से दोनों बीच में एडजस्ट हो जाएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर के। तो इस तरह से डायग्राम को हम देख सकते हैं। और इसमें जो है मटेरियल भी भरा हुआ है। तो हमने निकाला था C की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, कैपेसिटर C1 की वैल्यू A इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई टू, मतलब ये 2 इधर आ गया था। और C2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2A इप्सिलॉन नॉट K बाई डी, है ना। C1 C2 तो तुम्हारे सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते, सर्किट पे डिपेंड नहीं करते, ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री वैसी बन रही है जो लास्ट क्वेश्चन बन रही थी, तो वो तो C1 C2 वैसे ही आएंगे, बस बाहर का कुछ चार्जेस वगैरह, वोल्टेज वगैरह वो A और B के अनुसार चेंज होता रहेगा। तो B पार्ट की हम बात कर रहे हैं अभी, है ना, B पार्ट सॉल्व करेंगे। तो B पार्ट के लिए हमने देखा कि इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कुछ तो किया है यहाँ पे। अब जो है इसमें और इसमें जो वोल्टेज होगा, इसको मैं V1 बोल देता हूँ और इसको मैं V2 बोल देता हूँ। इसको एक बार निकाल लिया तो V1 से हमें E1 मिल जाएगा, V2 से हमें E2 मिल जाएगा। तो V कैसे निकालें, V इक्वल टू Q बाई C कर सकते हैं हम लोग। V इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, Q बाई C कर सकते हैं ना। तो पहले वाले में V1 में Q1 बाई C1 आ जाएगा, Q1 तो Q ही है और क्या है कि नहीं। V1 को यहाँ लिख सकते हैं Q बाई C1, और C1 कितना है 2A इप्सिलॉन नॉट अपॉन ये D इधर पहुँचा दिया हमने, सही है। और V2 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, Q2 बाई C2, तो Q2 मतलब Q ही है बेसिकली, है ना, Q ही है, अपॉन C2 कितना अपना 2A इप्सिलॉन नॉट K, और ये D ऊपर पहुंच गया। क्या बोलते हो। तो यहाँ पर V1 V2 अपने पास आ चुके हैं, बट अपने को सर V1 V2 थोड़ी चाहिए था यार, क्या निकालो सर। अपने को क्या चाहिए बेटा, अपने को तो E1 E2 चाहिए। E1 कैसे निकालेगा बेटा, E इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन ये ना डिस्टेंस। तो V1 अपॉन D बाई टू करेंगे तो फिर से आपका D इधर जाएगा। तो अपने को ये क्वांटिटी चाहिए 2V1 बाई डी चाहिए अपने को चाहिए 2V1 बाई डी, है ना, यहाँ से। तो इस 2 को अगर मैं इधर ले जाऊँ और D को इधर ले जाऊँ तो मेरी क्वांटिटी तैयार हो जाएगी, E1 बन जाएगा मेरा। क्या किया, इस 2 को जो है V1 के डिवाइड में डाल दो और D को भी नहीं क्या बोल रहा हूँ, 2 को जो है EV1 के मल्टीप्लाई में और D को इधर कर दो, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ QA अपॉन इप्सिलॉन नॉट बचेगा, QA इप्सिलॉन नॉट। देखो ना यहाँ पे ये 2 इधर 2 इससे V1 से मल्टीप्लाई हो गया, D डिवाइड हो गया, तो अपने पास E1 बन गया, है ना, E1 ही है तो आपका। तो ये आ गया QA अपॉन इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, QA अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये तो यही है, E नॉट ही है बेटा, ये तो डायरेक्ट E नॉट आ गया बेटा। Q तो ओरिजिनल चार्ज ये था ना, सबका ओरिजिनल चार्ज सेम है, तो डायरेक्ट ही आपका आ गया E नॉट। E1 मतलब E1 में कुछ फर्क नहीं पड़ा, चार्ज सेपरेटर चार्ज कॉन्स्टेंट रखने से जो है E1 यहाँ पर पहले हवा में E नॉट था, इधर भी E नॉट ही हो गया, है ना, E नॉट आ गया। अब जो है इसकी बारी, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पर भी वही करना है अपने को, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो
और ये डी इधर ले जाओ ऐसे करके, तो ये सब आप करोगे तो आपको E2 दिखेगा, क्या दिखेगा E2। फिर बचेगा क्या आपके पास, Q बचेगा एक, है ना, डी और ये तो चले गए, ए एप्सिलॉन नॉट और एक K बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा E0/K, E0/K। तो सेकंड पार्ट का आंसर है E0 और E0/K, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन हमने निकाला है। फर्स्ट पार्ट में आंसर अलग आए थे क्योंकि फर्स्ट पार्ट का सिचुएशन ही अलग था, और सेकंड पार्ट में आंसर अलग आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको इरडो का है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना, याद ही रख लेना ना, कभी भी इरडो क्वेश्चन आपको एडवांस में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो आइए बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन हमने इरडो का किया था उसी का एक कंटिन्यूएशन है, सेम क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे कैपेसिटर है, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, फिर से जो है आधा आधा जो है, आधा एयर रखा है, आधा आधा इलेक्ट्रिक भरा है, लेकिन कैसे भरा है देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स डिवाइडेशन हुआ है अभी, आधा आधा प्लेट्स हमने नहीं रखा है, मतलब इसमें सेपरेशन सेम है आपका, मतलब ये वैल्यू अगर आपकी डी थी तो अभी भी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आपका डी ही है, लेकिन एरिया आधा आधा कर दिया है ना, ये जो एरिया ऐसे होता है ना प्लेट का, ये आधा आधा हमने कर दिया, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना। अब जो है अपने को फिर से वही करना है, पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व करना है। पार्ट ए में हमने क्या किया था कि इस सिस्टम को, ये चेंज जो हुआ है सिस्टम में, मतलब सिस्टम पहले ऐसा दिखता था, पूरा एयर था, उसमें आधा डाइलेक्ट्रिक भरा था, उसको हमने चेंज करा है कांस्टेंट वोल्टेज पे पहले केस में, और उसके बाद कांस्टेंट चार्ज रखा, मतलब आइसोलेटेड रखा है, कोई बाहर से कोई इंटरेक्शन है नहीं, चार्ज जा नहीं सकता, बाहर ना आ सकता है, तो वो सब सीन दोनों के लिए सॉल्व करना है। तो आइए कांस्टेंट वोल्टेज के लिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज के लिए सॉल्व, हमने बोला था एक बैटरी लेके देखते हैं। तो हमने बोला कि एक बैटरी लगी है हमारे पास क्या है, एक बैटरी यहाँ पे ऑलरेडी तैयार है, तो ये V नाम की बैटरी अपने पास थी, तो ये इनिशियली इसको कनेक्टेड थी वगैरह वगैरह। बाद में क्या होगा देखो, तो इसके ऊपर चार्ज अपन Q मान लेते हैं, प्लस Q, ये माइनस Q, है ना, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएंगे Q1 और Q2, चार्ज अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि मीटर में अलग अलग है, तो ये माइनस Q1 और ये माइनस Q2, तो इस तरह से ये सेपरेट कैपेसिटर हम लोग बोल सकते हैं। अब लोग सब ध्यान रखना, ये दोनों कैपेसिटर किस में आएंगे आपके, दोनों कैपेसिटर, ये डिस्कशन होना जरूरी है, दोनों कैपेसिटर आपके पैरेलल में आएंगे, क्यों, क्योंकि इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। कैसे बोल दिया मैंने वोल्टेज सेम होगा, तो ये गुलाबी वाली जो प्लेट है ना बेटा, इसका वोल्टेज मान लो V1 है, गुलाबी वाली प्लेट का, क्योंकि मेटालिक प्लेट है, थ्रू आउट द वोल्टेज उसका सेम ही रहता है, तो V1 है, और नीचे का वोल्टेज जो है V2 है अपना। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोनों गुलाबी वाली प्लेट, V1 माइनस V2। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि इतने पोर्शन पे ध्यान दीजिए, इतना पोर्शन बस ये वाला, इस पोर्शन में जो है कितना आपका वोल्टेज है, तो फिर से वही आएगा V1 माइनस V2 आएगा, और इस पोर्शन में भी आप जाएंगे तो वोल्टेज कितना आएगा, V1 माइनस V2, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का प्लेट तो एक ही है ना, ऊपर इस कैपेसिटर, ये जो बॉक्स बन रहा है, इसका ऊपर का प्लेट V1 है, और इसका भी, इस सेकंड वाले का भी ऊपर का प्लेट V1 है, नीचे का V2, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा दोनों के अक्रॉस, दोनों पैरेलल में आ गए, मतलब है कि नहीं। तो डायग्राम कुछ इस तरह का हमारा बनेगा, जिसमें हमने एक इमेजिनरी बैटरी ले ली है अपने मन से सॉल्विंग करने के लिए, ये V वोल्ट की, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्चुअली ये सब करने की जरूरत ही नहीं यार, कैंसर तो हो गया। देखो कितना सिंपल है, मैंने अभी आपको क्या बोला कि व्हाट इज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मैंने बोला ना आपको अभी क्या था, V1 माइनस V2 था ना, और इसके अक्रॉस भी सेम था, है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, है कि नहीं। तो ये जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 इंटू यहाँ पे अगर हम कर दें D/2 नहीं सॉरी D है, ये डिस्टेंस तो D है ना, ये जो डिस्टेंस पूरा D है, E1 इंटू D ये वोल्टेज है, और इसमें कितना वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज कितना है, और ऑरेंज कलर से वोल्टेज लिख रहा हूँ मैं, E2 इंटू D वोल्टेज लिख रहा हूँ, दोनों सेम होने चाहिए ना, तो E1 इंटू D इक्वल टू E2 इंटू D होना चाहिए, मतलब बेसिकली E1 इक्वल टू E2 होना चाहिए, E1 इक्वल टू E2 होना चाहिए, बट ये नहीं पूछा हमें, E0 के में पूछा है। अरे साला E0 भी क्या है, लेकिन देखो ना यार, यही तो वोल्टेज है ना, वो इनिशियली ये जो वोल्टेज है वही तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यही तो प्लेट यहाँ पे वैसे बनी है ना, है कि नहीं, बैटरी जोड़ी हुई थी, मतलब इसके अक्रॉस पहले वोल्टेज भी था, बाद में भी वही रहेगा, है कि नहीं, पहले बैटरी जोड़ी हुई थी इससे। तो ये V क्या है, ये तो आपका E0 इंटू D है, ये V क्या आपका E0 इंटू D है। तो E1 इक्वल टू E2 अगर हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, E1 E2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वोल्टेज V/D आ रही है ना बेसिकली, है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V बोला ना हमने इसको, इधर भी V था, इधर भी वही रहेगा, है ना, V/D बोला है, तो V/D तो ये भी है, E0 भी है, V/D तो आपका E0 भी है कि नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आपका E0 हो जाएगा, मतलब कोई चेंज आया नहीं, है कि नहीं। यहाँ पर E0 वोल्टेज था, उधर भी दोनों में क्या रहेगा, E0 यूनिट। क्यों हो रहा है, बिकॉज वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, पहले भी इन दोनों प्लेट्स का वोल्टेज कितना था, V था, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, इनका अभी भी कितना है, V है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है क्या, घूम फिर के, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो सेपरेशन D रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E0 ही आ रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ तक क्लैरिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी ना, ये पार्ट का आंसर क्या आया, E1 E2 की वैल्यू E0 के बराबर ही आ गई, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, हवा वाला, एयर वाला, है कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, C1 इक्वल टू 2A
इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, हमने कर दिया पहले, नहीं यहाँ पे उल्टा है, सॉरी, फिर मैं गलती कर देता हूँ यार मैं। C1 इक्वल टू, इसका एरिया A/2 हो चुका है अभी बेटा, इसका एरिया अगर टोटल A था तो इसका A/2 हो चुका है, तो A/2 इसका एरिया इंटू इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पूरा है अपने पास, है ना। तो ये कितना आ रहा है देखो, A इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D आ रहा है बेटा, है ना, C1 की वैल्यू। और C2 इसके बाजू में है, ये ब्लू वाला, इसका वोल्टेज कितना आएगा, इसका वोल्टेज कितना आएगा, C2 की वैल्यू कितनी आएगी, इतना ही आएगा, A इप्सिलॉन नॉट, बस K एक्स्ट्रा आ जाएगा एक 2D, क्या बोलते हो, तो बस एक K एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं। और मुझे पता है कि यार इनके ऊपर जो चार्जेस हैं, यहाँ पर ये जो चार्ज है ना, इसके ये प्लेट और ये प्लेट तो इक्वल ही है ना, एक ही प्लेट से बने हुए हैं, तो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है ना, तो वो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ओरिजिनल चार्ज इस प्लेट के ऊपर Q था, उसका कुछ चार्ज एक साइड में Q1 बन गया, कुछ Q2 बन गया, तो अल्टीमेटली Q से ही डिवाइड होकर Q1 Q2 बनाए, तो Q1 प्लस Q2 का सम फिर से Q आना चाहिए। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है कि नहीं, ये एक आ गई। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि यार इनको कैसे भी मतलब आइसोलेटेड चिपकाओ, कैसे भी चिपकाओ। मान लो कि इसका वोल्टेज V1 है और इसका वोल्टेज V2 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 माइनस V2, मतलब फिर से वही सीन है यहाँ पे, है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों कैपेसिटर का सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू Q/C, तो इसका Q1/C1 और इसका Q2/C2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम आने चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ देखो, Q1/C1 मस्ट बी इक्वल टू Q2/C2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। Q1/C1 मस्ट बी इक्वल टू Q2/C2। इससे क्या उखाड़ लिया हमने यार, इससे क्या उखाड़ लिया देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं Q1/Q2 इक्वल टू C2/C1। क्या कर रहा है, पागल हो गया मैं। V इक्वल टू Q/C है ना अपने पास, V इक्वल टू Q/C, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ रहा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। तो Q1/Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा C1/C2। तो C1/C2 की वैल्यू कितनी है, देखो C1/C2 की वैल्यू आप देख सकते हो, C1/C2 की वैल्यू आ रही है 1:K, देखो ना, रेशो ले लो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1, ये रिलेशन अपने को मिल रहा है वोल्टेज इक्वल करके। तो ये एक इक्वेशन है अपने पास, ये एक इक्वेशन है, तो यहाँ से अपन Q2 और Q1 की शायद वैल्यूज निकाल सकते हैं। और Q2 Q1 की वैल्यूज एक बार आ गई तो मुझे यकीन है कि अपने पास E0 भी आ जाएगा ना यार, कुछ गलती तो नहीं है, हाँ सही है, निकाल लेंगे। देखो इसमें से आपको E1 E2 निकालना है बेसिकली, इसमें E1 चाहिए अपने को और इसमें अपने को E2 चाहिए। मतलब क्या चाहिए, E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, Q1 अपॉन A इप्सिलॉन नॉट, A मतलब इसका A/2 याद रखना, इसका एरिया A/2 है ना, ऐसे करते हैं ना, Q/A इप्सिलॉन नॉट। और बेसिकली इधर क्या चाहिए अपने को, Q2 अपॉन A/2 इप्सिलॉन नॉट, हम लोग ये ढूंढ रहे हैं, है ना, इसको याद रखना। तो E1 E2 अपने को ढूंढना है। तो E1 E2 की वैल्यू अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब जो है हम लोग सब कुछ Q1 के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि इनिशियल भी अपने यहाँ पे क्या लिखा था हमने, Q/A इप्सिलॉन नॉट ना, इनिशियल तो ये था अपना E0 की वैल्यू, तो उस टर्म में लाने की हम लोग कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले इन दोनों को। तो यहाँ से हम देख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, K टाइम्स Q1। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू मेरे पास आ गई Q अपॉन K+1, और यहाँ से Q2 की वैल्यू आ गई K टाइम्स Q1 विच इज़ KQ अपॉन K+1। तो मैंने Q1 Q2 यहाँ पे निकाल लिए हैं, जिंदा हो सब लोग, Q1 Q2 यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इस्तेमाल करूँगा, मेरी खुफिया शक्ति होगा, मजाक कर रहा हूँ अब मैं इस्तेमाल करूँगा इस E1 का, है ना, E1 मेरे को निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या था, 2A/इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 लिखना है। और Q1 कहाँ गया भाई, Q1 कुटे, ये रहा Q1, Q अपॉन K+1। और E2 को मैं ऐसे लिखूँगा, E2 यहाँ से लिखो, देखो E2 कहाँ गया, ये रहा 2 टाइम्स A/इप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q2, और ये साला Q2 कितना है, KQ अपॉन K+1। तो यहाँ से आप देखो ये वैल्यू जो है Q/A इप्सिलॉन नॉट की जगह E0 रखना है। तो Q/A इप्सिलॉन नॉट कहाँ दिख रहा है आपको, इसकी जगह आपको क्या रखना है, E0 रखना है, और इसकी भी जगह अपने को Q/A इप्सिलॉन नॉट की जगह अपने को E0 रखना है। तो बड़ा विचित्र ये आंसर आता है। E1 का आंसर आया मेरा 2E0 अपॉन K+1, और यहाँ से E2 का आंसर आया मेरा 2KE0 अपॉन K+1। तो बाप रे बाप, कैसे आंसर आया देखो, लास्ट टाइम कितना सिंपल आया था इस फर्स्ट पार्ट में, ये पार्ट में डायरेक्ट E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E0 आया था, बट इस टाइम सिचुएशन चेंज हो गई तो आंसर भी यहाँ पे चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ये प्रॉब्लम्स है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इनको आप अच्छे से करना, और क्या बोलते हैं, इनको याद भी रखना एज ए रिजल्ट कि कैसे फ़र्क पड़ता है कांस्टेंट वोल्टेज पे कोई प्रोसेस करने से। प्रोसेस क्या किया हमने, डायरेक्टरी को इंसर्ट किया है, और कांस्टेंट चार्ज मतलब आइसोलेटेड सिस्टम रख के बिना बैटरी के इंसर्ट करने से ये फ़र्क पड़ता है कि नहीं। थैंक यू। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास ये लीकी कैपेसिटर का क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने, लीकी कैपेसिटर, ये क्या होता है देखो। तो यहाँ पे क्या बोला, एक सर्किट है, सर्किट में बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है R, और इस लीकी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस भी जो है अपने को R ही लेना है कि नहीं। लीकी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बताता हूँ रुको। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैपेसिटर है, इनिशियली अनचार्ज्ड है, रजिस्टर है, सब कुछ मटेरियल भरा हुआ है।
अब हम अचानक से क्या कर देंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे तो बैटरी में से करंट बहना चालू होगा। ये करंट क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर कैसा है, अनचार्ज है। लेकिन ये कैपेसिटर अच्छा नहीं है, लीकी है। लीकी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भरा है, इट वॉज सपोज टू बी अ इंसुलेटर, करंट उसमें से नहीं बहना चाहिए था, बट उसमें से करंट बह रहा है। तो यहाँ से कोई करंट आएगा, वो दो काम करेगा, कैपेसिटर को चार्ज भी करेगा और कुछ लीकेज भी होगा। तो यहाँ से अंदर से करंट बहेगा, आर पार ऐसे बहता नहीं जनरली, बहेगा और इस तरह से फाइनली फिर करंट इधर जाएगा। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन यहाँ पे हो रही है, इसको हमें यहाँ पे देखना है। और दूसरी बात, इसके अंदर से जो करंट बहेगा तो कुछ रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर के अंदर का रेजिस्टेंस भी और बाहर का रेजिस्टेंस दोनों क्या दिए, सेम दिए हैं। तो अपने को यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हो रहा होगा धीरे धीरे चार्ज, उसका फंक्शन निकालना है, एज ए टाइम का फंक्शन निकालना है, मतलब कितनी देर के बाद कितना चार्ज होगा वो सब निकालना है। तो चालू करते हैं खेल। t=0 पे मैंने बोला कि हम लोगों ने क्या कर दिया, इस स्विच को ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू सी एट द टाइम t=t, थोड़ी देर के बाद, है ना, ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सर्किट में करंट आ जाएगा, बैटरी से करंट निकलेगा ना, ऐसे बैटरी से क्या होगा, इस तरह से करंट निकलेगा, आई, तो ये आई करंट आएगा ऐसे, है ना। ये आई करंट कब दिखा रहा हूँ, ये करंट में ब्लू कलर से कब दिखा रहा हूँ, t=t के सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, टी टाइम के बाद ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। तो टी टाइम के बाद इसके ऊपर चार्ज भी आ जाएगा, +q -q, और इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, q/c हो जाएगा, है ना। इसकी कैपेसिटर की वैल्यू अपने को मान लो c दी है, कितनी वैल्यू दी है, c कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है, तो q/c इसका वोल्टेज आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो चार्ज आ रहा है ऊपर से, और ये जो करंट आ रहा है बेसिकली आए, इसने दो काम किए, एक तो इसको चार्ज भी किया और इसमें से कुछ लीकेज भी होने वाला है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये लीकेज करके करंट जा रहा है, इसको मैं IL बोल देता हूँ, लीकी करंट है ये, साला क्या करंट है, लीकी करंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, कैपिटल I मस्ट बी इक्वल टू IL लीकी करंट प्लस dq/dt, ऐसे लिखना चाहिए मेरे को। सही लिखा है क्या मैंने, या फिर आप ऐसे सोचो इसको, मतलब इक्वेशन सही है बट दूसरे तरीके दिखाता हूँ। dq/dt जो करंट होगा, dq/dt मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब कैपेसिटर को जो चार्ज कर रहा है वो करंट कितना होगा। ओरिजिनल तो आया था I, बट उसमें से लॉस कितना हो गया आपका, IL, लीकी वाला लॉस हो गया, है कि नहीं। तो जो बचा होगा वही कैपेसिटर को चार्ज करेगा और वही किसकी वैल्यू आएगी, dq/dt की वैल्यू आएगी। ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इसमें एक अच्छी चीज बताऊं, ये जो IL है ना, लीकी करंट, IL लीकी करंट, इसको मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा किसी भी टाइम t पे, q/c, q इज इंस्टेंटेनियस चार्ज, और रेजिस्टेंस कितना है, r ही है। तो q/cr लीकी करंट की वैल्यू आ गई, क्योंकि जिसमें बह रहा है वो कैपेसिटर में, उसका वोल्टेज कितना है, q/c, वो भी टाइम वेरिंग है, डिवाइडेड बाय r, वो भी टाइम का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू डाल देते हैं, dq/dt इज इक्वल टू I माइनस q/cr। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब थोड़ा सा इसको हम ध्यान से देखेंगे तो अपने को यहाँ पे क्या समझ में आएगा। देखो, एक बार एक काम करते हैं, सर्किट में भी देखते हैं। सर्किट में वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहने वाला है बैटरी का, EMF E। तो इस समय पे EMF E किस तरह से डिवाइड हुआ होगा, E का कुछ हिस्सा जो है रजिस्टर में गया वो IR होगा, और कुछ हिस्सा कैपेसिटर में गया होगा आपका q/c। इस तरह से हम बोल सकते हैं। सही लिखा है कि मैंने, शायद कुछ गलती कर दी है, जस्ट लेट मी चेक। E इज इक्वल टू IR प्लस q/c, और यहां पर भी एक IR आएगा, है ना, इसमें भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा कुछ, तो नहीं, वो तो हमने अकाउंट कर ही लिया है। ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने डायरेक्ट ले लिया ना। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो E आएगा, यहाँ फिर -IR, और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएंगे अपन किरचॉफ लॉ से, तो डायरेक्ट q/c आ ही रहा है, दैट इज अकाउंटेड हियर, है कि नहीं, q/c आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, E की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, dq/dt प्लस q/cr। ये क्या लिखा सर आपने भाई, अरे I लिख रहा हूँ भाई, I इंटू ये R प्लस यहाँ पे q/c, सब कुछ q और इप्सिलॉन के, इप्सिलॉन तो कांस्टेंट है ना, q और t के फॉर्म में लाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ तो आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, इप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, R मल्टीप्लाई कर दो, R dq/dt, इससे मल्टीप्लाई होगा R, तो कितना बचेगा, q/c बचेगा, और ये 2q/c बचेगा, ये भी q/c है ना, ये q/c 2q/c बचेगा यहाँ पे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो, इप्सिलॉन माइनस 2q/c बराबर R dq/dt। इट्स गोइंग टू बी टफ, तैयार है ना, मौत आने वाली है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी इप्सिलॉन माइनस 2q अपॉन c, ये R भी खींच लो, R इज इक्वल टू dq/dt। तो यहाँ से अपन करते हैं इंटीग्रेशन चालू, अभी dq के साथ वो भेज दो, dq अपॉन c इप्सिलॉन माइनस 2q इज इक्वल टू CR, ये क्या कर दिया मैंने, सही लिखा है क्या, dq अपॉन ये इधर, अच्छा dt ऊपर जाएगा, सही है,
डी टी अपॉन, कुछ तो गड़बड़ है यार, डी क्यू इधर आ गया, सी आर नीचे आ रहा है, ठीक है आने दो, सी आर नीचे आ रहा है, मे भी आ सकता है। तो इस तरीके से हो रहा है, देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी, मतलब लिखने के तरीके में डी क्यू अपॉन सी ई माइनस 2q ये सब हो गया। अब जो है सी और आर तो आपके क्या है, कांस्टेंट है, सी कैपेसिटी ज्योमेट्री का फंक्शन है, आर भी कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। इक्वल टू टाइम इक्वल टू इनिशियली लिमिट कितना था, इनिशियली जो है टी इक्वल टू 0 रहा होगा तो चार्ज भी 0 था, तो क्वेश्चन में मेंशन है इनिशियली अनचार्ज था। जब टाइम टी होगा तो चार्ज क्यू क्या होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन करना आपका काम है, एडवांस की सीरीज आप देख रहे हो तो इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं एक बार बस चेक कर लेता हूँ कि मेरा इंटीग्रेशन सही है कि नहीं है, वरना फिर से मेरे को री रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन सही है करे आप लोग, डी क्यू अपॉन सी ई माइनस 2 के बराबर है, बिल्कुल सही है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बिल्कुल सही लिखा है सब कुछ। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको इसमें हो सकता है, कैसे हमने किरचॉफ लॉ ये कैसे लिखा है ना, किरचॉफ लॉ कैसे लिखा, तो कुछ मत सोचो। ये जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज है 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, कुछ वोल्टेज जाएगा किसके अक्रॉस जाएगा, कुछ वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस और कुछ जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस। वोल्टेज के अक्रॉस कितना होता है आई आर, और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होता है Q बाई सी। अब आप बोलोगे सर इसमें एक रेजिस्टेंस भी तो है, तो वो सब रेजिस्टेंस का वोल्टेज, वो कैपेसिटर का वोल्टेज सब निकल के जो है फाइनली Q बाई सी, इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज Q बाई सी आता है ना, तो वो तो Q पे डिपेंड करेगा। तो इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज फाइनली जो Q में अंदर हो रहा है वो सब कंसिडर करके Q बाई सी आएगा, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अपने पास एक रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में है, प्लस Q चार्जेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और उसके सेंटर पे ऐसे 2r लेंथ का जो है हमने एक रॉड रखा है, इसका मास m है और इसकी लेंथ जो है 2r है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। और हम देख सकते हैं कि ये रॉड जो होगा वो इस समय रेस्ट पे होगा। क्यों रेस्ट पे होगा रॉड, क्योंकि ग्रेविटी वगैरह यहाँ पे कुछ लेनी नहीं है, ग्रेविटी डजंट एग्जिस्ट हियर, हमने ऐसे बोला है। तो ये जो रॉड है जितना ऊपर रखा है सेंटर के मतलब r लेंथ, उतना ही नीचे रखा है सेंटर के आर लेंथ पे। तो इस तरह से इस पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है ना, ऊपर वाले पार्ट पे जितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा रिंग की वजह से, उतना ही नीचे वाले पार्ट पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा रिंग की वजह से। दोनों अट्रैक्टिव फोर्स एक ऐसे कट के ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह से सिमेट्रिकली रखा हुआ है, इसलिए रॉड किस में रेस्ट पे है। तो सब लोग जानते हैं अभी क्या करना है, क्वेश्चन इस तरह के कैसे होते हैं। थोड़ा सा इसको स्लाइडली डिस्प्लेस करेंगे तो एसएचएम करेगा, उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो फटाफट देख लेते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स डिस्टेंस से मान लो इसको डिस्प्लेस कर दिया है, कितने डिस्टेंस है x, तो मैंने रॉड को ऊपर भेज दिया, कितने डिस्टेंस से, तो यहाँ से भी x ऊपर भेज दिया, तो यहाँ से अपने आप x ऊपर चला जाएगा। अब ये जो लेंथ बचेगी, अब जो ये लेंथ बचेगी, कौन सी वाली लेंथ सर, ये ब्लू वाला रॉड पुराना था, ग्रीन वाले पे ध्यान दो, ग्रीन वाले पे ध्यान दो बेटा। तो ये वाला जो लेंथ बचेगा अभी सेंटर से लेके यहाँ तक, ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा r प्लस एक्स, और सेंटर से, ये सेंटर वाली लाइन से जो ग्रीन वाले एंड का ये वाला बचेगा ये होगा r माइनस एक्स, क्योंकि पहले दोनों r थे, है कि नहीं। इस तरह से आप देखो ये जो लेंथ है ना r माइनस एक्स, इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना है, सेंटर से लेके यहाँ तक कितना लेंथ है ये लाल वाला r माइनस एक्स, तो ऊपर भी आप r माइनस एक्स लेंथ तक जाओ, ऊपर भी आप जो है क्या करो r माइनस एक्स लेंथ तक जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है r माइनस एक्स मतलब ये ब्लू वाला r था ना, थोड़ा सा उसके नीचे आना पड़ेगा अपने को x, तो ये भी आपका r माइनस एक्स हो जाएगा। तो ऊपर का ये जो पोर्शन बचेगा ना, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा पोर्शन अभी कलर कौन सा बचा है, गुलाबी कलर, ये जो पोर्शन बचेगा इसकी लेंथ हो जाएगी 2x, समझ रहे हो सब लोग, इसकी लेंथ हो जाएगी 2x, है कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पोर्शन मैंने मार्क क्यों किया, ये नीचे वाला पार्ट कितना है r माइनस एक्स लेंथ का, ये वाला भी पार्ट कितना है, ये भी r माइनस एक्स का, इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो नेट फोर्स आएगा वो इस 2x लेंथ पे आएगा। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको, अल्टीमेटली जो नेट फोर्स आएगा वो 2x लेंथ पे आएगा, है कि नहीं। तो हम लोग जो है यहाँ पे 2x लेंथ के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, और x बहुत छोटा है क्योंकि यहाँ पे स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम लोग, x इज वेरी वेरी लेस देन r, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये 2x लेंथ दिखने में लेंथ लग रही है, बट वो है पॉइंट जैसा, वो है कैसा है, वो पॉइंट जैसा है, और r के आसपास ही देखो, इसका सेंटर लगभग r पे आएगा, इसका सेंटर कहाँ आएगा, r हाइट पे आएगा, ब्लू वाला r था ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे, इसको पॉइंट मास मान लेंगे हम लोग, तो एक पॉइंट मास जैसा है ये, है कि नहीं। इसका मास कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ 2x है ना, तो मास निकाल सकते हैं हम लोग, मास अपॉन यूनिट लेंथ कितना था पहले, m/2r इंटू 2x, है कि नहीं, ऐसे कर सकते हैं। मास अपॉन लैम्बडा निकालिए वैसी, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन 2r इंटू 2x कर दिया, तो कितना आ गया ये mx/r, इस तरीके से ये मास आ गया इसका, है ना, इसका मास आ गया इस पॉइंट का, इसको पॉइंट मान रहा हूँ मैं। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो सब लोग को ये फार्मूला पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग का फार्मूला, ये रिंग की वजह से एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, CQX बोलते हैं हम लोग, अपॉन r² + x² की पावर 3/2, ये सब फॉर्मूला होता है। तो C की C मतलब 1/4πε0, उसको बाद में लिख लेंगे। Q, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x मतलब ये डिस्टेंस, ये r है, r ही पकड़ लो क्योंकि लगभग r ही है वो, है कि नहीं, छोटा x बहुत छोटा है ना, तो ये डिस्टेंस ओवरऑल r ही हो जाएगा, तो यहाँ पे r आ जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, r² + अगेन r² की पावर 3/2, तो कितना आ रहा है देखो ये CQR अपॉन 2r³
या फिर 2r² की पावर 3/2 ऐसे कितना आ रहा है देखो, CQR अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 आ जाएगा, समझ रहे हो। और r की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, r³ मतलब ऊपर एक ये r कट जाएगा, नीचे r² बच जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली निकालनी मैंने एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आपको आता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका चार्ज हमने निकाल लिया है ना, इसका चार्ज जो है dq बोल देता हूँ इसको, dq चार्ज ये रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग, नहीं ये तो मास निकाल दिया मैंने, मेरे को चार्ज निकालना था ना, तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो ये मास निकाल दिया बेटा गलती से यहाँ पे आपका ये q है, सॉरी, तो qx अपॉन r है ना। मैंने क्या किया था, मास पर यूनिट लेंथ ले लिया था, मेरे को चार्ज पर यूनिट लेंथ लेना था, है कि नहीं। तो qx अपॉन r ये आ गया, q मतलब रॉड का चार्ज है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है बट चार्ज नेगेटिव है ना, तो फोर्स नीचे लगेगा। तो फोर्स नीचे लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अपना चार्ज कितना है बेटा qx अपॉन r, ये चार्ज लीला में मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे जो लग रही है वो कितनी थी गिरी, CQ अपॉन कितना है भाई 2√2 r², इतना गंदा सा आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फोर्स जो है आपका CQQ अपॉन 2√2 r³ इंटू एक्स, तो फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ गया ना, तो ये ब्रैकेट आपका k हो गया। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k और k आपका ये रहा है ना। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। लेट मी चेक द आंसर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गंदा सा आंसर है, एक बार बस चेक करके कंफर्म कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। सही तो है मेरे ख्याल से, कंफर्मेशन ज़रूरी है लेकिन क्यों आया क्या, आ गया 8√2 नीचे, अच्छा सी की वैल्यू रखी उन्होंने, हाँ मतलब कर ही सकते हैं, हाँ ठीक है सही है, सब सही है। तो यहाँ पे आंसर अपना सही आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसको चालू करते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है अपना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लो कि अपने पास जो है इस तरीके से एक चार्ज्ड रिंग रखी हुई है, बट इसका चार्जिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इस पे ध्यान देना सब लोग। ये सब है, इसका सेंटर है भैया, ये सेंटर C है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है हमने पॉजिटिव चार्ज कर रखा है, और ये वाला जो उसके अपोजिट या फिर उसके सामने वाला जो बोल सकते हैं ये निगेटिव चार्ज कर रखा है। दोनों का लैम्बडा सेम है, या फिर इसके बोलो इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर माइनस क्यू है, ऐसे लेंथ वगैरह सेम है। ये चार्ज रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है, चार्ज रिंग है लेकिन इतना ही चार्ज है ऐसे ऑफसेट में, ठीक है। तो ऐसे रखा हुआ था ये। यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स जो है इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसको हमने इनिशियली रेस्ट पे रखा था, ऐसे बोलेंगे हम लोग, इनिशियली रेस्ट पे था ये। और फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट का है जो है म्यू है यहाँ पे, मतलब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, म्यू की वैल्यू अपने को नहीं चाहिए। सफिशिएंट फ्रिक्शन है यहाँ पे, सफिशिएंट फ्रिक्शन क्यों है भाई, प्योर रोलिंग की याद आ रही है, सफिशिएंट फ्रिक्शन क्यों है, क्योंकि अभी मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने वाला हूँ। इस तरह की रिंग हमने पकड़ के रखी हुई थी यहाँ पे, और अचानक से जो है मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी है E0 नाम की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते ही आप सोच सकते हो कि कौन से चार्ज पे कहाँ फोर्स लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, इस पे लगेगा आगे, इस पे लगेगा पीछे, और दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी कि कैसी होगी, है कि नहीं। तो इस पे लगेगा आगे फोर्स, इस पे लगेगा पीछे फोर्स, फ्रिक्शन भी है वहाँ पे, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा पॉकेट में, और फ्रिक्शन इन्वॉल्व होने के कारण जो है प्योर रोल करेगा। ऐसे बोल दिया क्वेश्चन, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते ही प्योर रोलिंग चालू हो गई भैया, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। मैं तो बोल ही रहा हूँ प्योर रोलिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, है कि नहीं। अगर प्योर रोलिंग चालू हो चुकी है तो अपने को यहाँ पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो निकालना है, और अपने को टॉर्क निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दो चीज़ अपने को निकालनी है, समझ में आया सबको। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग बोल दिया हमने चालू हो चुकी है करके, और टॉर्क कितना लगेगा इस सब के बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो चलिए इसको चालू करते हैं, करना टफ है थोड़ा सा, ध्यान से देखना। तो जैसे ही हम लोग जो है ऑन कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे ही हम लोग ऑन कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो किस तरफ ये जाएगा आप सब लोग देखना। आप देखो इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे रिंग के ऊपर एक इस तरह सा फोर्स लगेगा, F बोल देता हूँ उसको, और उतना ही फोर्स जो है क्योंकि सिमेट्री है, उतना ही फोर्स इधर लगने वाला है F, इस तरह से हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो नेट फोर्स कितना हो गया, आप बोलोगे 0, अरे भाई ऐसे नहीं होता, नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 कर दिया तो नेट टॉर्क आ जाएगा, नेट टॉर्क आएगा तो फिर जगह पे घूमने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता जनरली। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने को यहाँ पे प्योर रोलिंग चलवानी है, वो बोल दिया प्योर रोलिंग चालू होने वाली है। फ्रिक्शन भी तो है ना, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा मुझे नहीं पता इस समय, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एक सेंस में आप देख सकते हो ये जो फोर्सेस है दोनों, इनका सम तो 0 है, लेकिन ये इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉइंट आपका पीछे जाएगा, तो फ्रिक्शन तुरंत जो है उसको रोकने के लिए आगे आएगा। और क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी कोई वैल्यू मत रख देना, म्यू एम जी वगैरह, स्टैटिक फ्रिक्शन है आपका। तो इस तरह से है। तो हम लोग देख सकते हैं
इस तरह से फ्रिक्शन आएगा और इस तरह से फ्रिक्शन आने के कारण राइट में इसको जाना पड़ेगा, तो तुरंत ही जो है हम लोग देख सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन आएगा ए, जिसकी वैल्यू होगी आर अल्फा। अल्फा कहाँ से आ गया, तो फ्रिक्शन की वजह से अल्फा आएगा, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली एक्शन आपका ये है, एफ की वजह से इस तरह से घूमेगा वो, टी अल्फा आ गया, मतलब लिखा है हमने इसे, है ना। इनिशियली तो उसकी स्पीड 0 होती है, स्पीड की बात नहीं कर रहे हम लोग, एक्सेलरेशन और अल्फा की बात कर रहे हैं। तो ये सब डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो है आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तुम बोलोगे क्या करना पड़ेगा सर, अरे भाई टॉर्क वर्क निकालो, सब कुछ निकालो, क्या करना होता है प्योरली क्वेश्चन में, करना क्या होता है, एक एनएलएम की इक्वेशन बनती है, एक टॉर्क की बनती है, एक आर अल्फा बनता है, टाइम पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सब। तो देखो यहाँ पे कितना फोर्स टोटल लगेगा इस सी क्यू की वजह से, है ना। ये क्यू है ना यहाँ पे, इसकी वजह से ई नॉट, अगर तुम्हारे पास टोटल चार्ज क्यू है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो टोटल फोर्स ई नॉट क्यू इधर लगेगा, एक ई नॉट क्यू इधर लगेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन फोर्स से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट है, क्योंकि नेट फोर्स इन दोनों का कट रहा है, तो फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आने वाला टॉर्क में इंटरेस्ट है। तो कैसे मैं करता हूँ, देखो इस वाले पोर्शन की वजह से टॉर्क किस तरह से लगेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हमारा फेवरेट है, मेरा तो है, तुम्हारा पता नहीं। देखो भाई इतना ही पार्ट पे हम फोकस करेंगे, है ना, इतने ही पार्ट पे हमने क्या करना है, फोकस करना है। इसका मास मान लो डीएम है, इसका मास क्या लिया मैंने, डीएम। तो वही प्रोसीजर अपनी नेम प्रमाणे थीटा पे जाके डी थीटा विड्थ का एक एंगुलर आर्क एलिमेंट मैंने लिया है। इसके ऊपर जो है डीएम, इसका मास बोल दो, और इसका चार्ज डी क्यू बोल दो। इसका चार्ज डी क्यू कितना होगा, कौन बताएगा। इसका चार्ज होगा क्यू अपॉन पाई आर बाई 2 इंटू आर डी थीटा। तुम बोलोगे क्या दिखाना कर दिया भाई सर ने। भाई क्यू अपॉन पाई आर बाई 2 मतलब लैम्बडा है तुम्हारा, चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो, है ना। ये लेंथ कितनी है, सर्कमफरेंस का 1/4 है, तो पाई आर बाई 2 है वो। तो चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट विच इज आर डी थीटा, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका आर आर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा करे बेटा, क्यू 2Q बच रहा है, 2 आ गया, 2Q डी थीटा बाय पाई। ये अपने पास डी क्यू आ चुका है, क्या आ चुका है अपने पास, डी क्यू आ चुका है। तो डी क्यू मतलब ये छोटा सा चार्ज यहाँ पे जो होगा, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसके ऊपर फोर्स पहले कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आ गया डी एफ फोर्स, छोटा सा फोर्स डी एफ, है ना। अभी तो टॉर्क तक पहुँचना है, तो डी एफ की वैल्यू आएगी ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका टॉर्क कितना आएगा, डी टाउ, छोटा सा टॉर्क जो आएगा क्लॉकवाइज सेंस में, देखो क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है कि नहीं। तो डी टाउ टॉर्क कितना आएगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब समझो सब लोग ये बात, ये डिस्टेंस आर है, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना। तो अपने को चाहिए आर साइन थीटा चाहिए, है ना। देखो नहीं आर है ना, आर कॉस थीटा और ये वर्टिकल आर साइन थीटा। तो डी एफ इंटू आर साइन थीटा, ये छोटा सा टॉर्क आ गया यहाँ पे, थीटा आना चाहिए ना। डी एफ की वैल्यू कितनी है, इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना है, 2Q ई नॉट डी थीटा अपॉन पाई और ये आर साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे को कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखिए सब लोग, 2Q ई नॉट आर अपॉन पाई साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया डी टाउ। इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब 0 से 90 में इंटीग्रेट करूँगा, तो ऊपर वाले पोर्शन की वजह से आने वाला टॉर्क मिलेगा, उतना ही टॉर्क सिमेट्री से नीचे वाला भी आ जाएगा। दोनों टॉर्क आप ध्यान से देखो ऐड हो रहे हैं, तो जो टोटल टॉर्क आएगा जो टोटल टॉर्क आएगा आपका वो कितना आएगा, तो टोटल टॉर्क विल बी, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर करूँगा ना टाउ निकालने के लिए, ये तो 2Q ई नॉट आर बाई पाई मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, तो होगा तो एक पार्क का टॉर्क आएगा, ऐसा इधर कभी आएगा। तो 2 टाउ मेरा आंसर है ना। तो इसमें मैं 2 की जगह, मतलब इसको ट्वाइस कर देता हूँ, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर तो 4Q ई नॉट आर बाई पाई, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा सोच लो अभी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो लिमिट पलटा दो, कॉस थीटा लिखो यहाँ पे, बट लिमिट पलटा दो माइनस 0 आने के लिए। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4Q ई नॉट आर बाई पाई कॉस 3 0 कितना होता है 190। तो ये 1 आ गया, मतलब टोटल टॉर्क जो है अपना पास ये आ गया, ये आ गया टोटल टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो पूछा था ना भैया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, टोटल टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया, है कि नहीं। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आ गया, मैंने क्या बोला, ये तो किसका टॉर्क आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फ्रिक्शन का भी तो टॉर्क आएगा रिंग के ऊपर, है ना। तो वो सब बाद में करेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है। 1 मिनट बस मेरे को चेक करने दो, एम आई राइट। टॉर्क 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 दत्तेर की, मेरा बुक कहाँ गया भाई, अरे बुक आ गया भाई इधर का,
हाँ हाँ वही दे दो, दे दो। यहाँ पे लिखा है 2 लैम्बडा आर स्क्वायर ई। ये क्या है भाई 2 लैम्बडा आर स्क्वायर ई? लैम्बडा कहाँ से आ गया? अच्छा लैम्बडा मतलब इसको लिखा होगा तुमने क्यूब अपॉन पाई आर बाई 2 को, आर स्क्वायर है ना, ठीक है सही है, टॉर्क अपना सही आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टॉर्क वाला पोर्शन तो खत्म कर दिया है। उनका आंसर अलग है क्योंकि लैम्बडा की फॉर्म में दिया था, प्रोसीजर यही है, डेटा मैंने अलग लिया तो आंसर मेरा अलग आया, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सही है। आंसर भी मतलब मैच नहीं कर रहा उनके साथ क्योंकि उनका डेटा अलग था। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है। चलो अब आगे क्या पूछा आपने को? फ्रिक्शन पूछा है भैया, फ्रिक्शन है ना। तो फ्रिक्शन के लिए अपने को यहाँ पे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, ये उड़ा दो इसको, टोटल टॉर्क को लिखता हूँ बस, बाकी उड़ा देता हूँ। तो फ्रिक्शन के लिए अपने को एक चीज़ लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग, रिंग के ऊपर टोटल टॉर्क कितना है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क से अपोज कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो टॉर्क है टोटल जो हमने लिखा था 4Q ई नॉट आर अपॉन पाई माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क जो आएगा एफ आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई अल्फा, और आई क्योंकि ये रिंग है तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, और अल्फा हो जाएगा ए बाय आर। अल्फा कितना हो जाएगा? ए बाय आर, है कि नहीं? मैंने सही लिखा है सब कुछ। ए मैंने नहीं निकाला लेकिन अभी तक, ए तो निकाल सकते हैं यार, कि नेट फोर्स है तो वो निकल जाएगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम करोगे सीधा। कैसे निकाला सर आपने? अरे नेट फोर्स इनका जीरो है ना, किनका? रिंग्स का वगैरह तो नेट फोर्स जीरो है, प्लस माइनस एक ही फोर्स है इसके आगे नेट फोर्स में, एफ अपॉन मास करोगे एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जगह एफ अपॉन एम लिख देते हैं, एफ अपॉन एम। तो एम यहाँ से कट भी रहा है, तो कितना आ रहा है देखो यार, तो बड़ा अजीब आ रहा है, तो एफ आर आ रहा है बस, ये एफ आर। तो ये एफ आर, ये एफ आर 2 एफ आर हो जाएगा, इसको बढ़ा देते हैं, 2 एफ आर हो गया। तो यहाँ से जो है फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 4Q ई नॉट आर बाई पाई था ना, ये इसके इक्वल था, तो 2R डिवाइड में जाएगा, 2R, ये आर खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2Q ई नॉट बाय पाई। तो ये अपना फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट है, घूम फिर के वही है कि नहीं। तो प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया? पहले टोटल टॉर्क निकाला, टॉर्क निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, है कि नहीं? कैजुअल नहीं था, इंटीग्रेशन वाला था। उसके बाद हमने क्या किया? फ्रिक्शन का टॉर्क लिया, नेट टॉर्क लिखा, एक्सेलरेशन तो एफ बाई एम आना ही था क्योंकि एक ही नेट फोर्स के नाम पे फ्रिक्शन ही लग रहा है, कुछ है इसमें है नहीं। थैंक यू।